अगर आपने ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। हेलो एंड वेलकम टू ये रिश्ता क्या कहलाता है। आई नो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन देखो पैराजम्बल जो है वो यही है कि हमें बस सेंटेंसेस के बीच में रिश्तेदारी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ना शुरू करते हैं एक कंसेप्ट के साथ जिसे मैं कहता हूँ थॉट थ्रेड। ठीक है, अब थ्रेड हमने देखा है, सबने धागा जैसा होता है ना कि एक धागा एक ही जैसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो व्हेन दैट थ्रेड इज देयर, तो अब एक थॉट प्रोसेस भी होती है। दैट थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो लाइक अ थ्रेड। ठीक है, जब भी कोई राइटर लिख रहा होता है तो उस धागे के कहीं शुरुआत होती है और उस धागे का कहीं एंड होता है। ठीक है, और उसके बीच में वो धागा ऊपर नीचे गठानों में इधर उधर करके घूमता रहता है। अब जैसे हमें क्या करना है, पैराजम्बल में क्या होता है, जो ऑथर है उसने तो उस थ्रेड को बराबर से बनाया था। ठीक है, वो थ्रेड स्टार्ट से लेके एंड तक सॉलिड पीस में था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम पैराजम्बल क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन सेटर क्या करता है, उनको पीसेस में कट कर देता है। वो मारता है 3 कट, 4 टुकड़े हो जाते हैं और हमारा काम हो जाता है डिफ़िकल्ट ना। बहुत सारे लोग आपको इसमें पीएनसी के फॉर्मूले बताएंगे कि भाई साहब 12 तरह के आंसर्स होते हैं, 6 तरह के आंसर्स हो जाएंगे, 2 तरह के आंसर्स हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार हमने ये देख लिया कि 4 टुकड़े हो गए, इन 4 टुकड़ों को आप जैसे चाहे वैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन टुकड़ों के बीच में कोई रिश्ता था। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा इमेजिन करने में आसान हो रहा हो तो समझ लो कि एक जो सेंटेंस है वो एक फैमिली की जनरेशन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस उसकी अगली जनरेशन है, तीसरा पार्ट उसके अगली और चौथा पार्ट उसके अगले। ठीक है, तो बेसिकली जब हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें उसके माँ बाप का सेंटेंस पकड़ना है और उसके बच्चों का सेंटेंस पकड़ना है। दैट्स ऑल। ठीक है, क्या करना है, एक टुकड़ा उसके पहले कौन आया और उसके बाद कौन आया, बस इतना। ठीक है, ये अगर थ्रेड वाली कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है तो हम इस वीडियो में रिश्तेदारी देखनी है। तो रिश्तेदारी ना 3 टाइप की होती है पैराजम्बल में। पहली होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या, कि अगर कोई एक जैसे कंसेप्ट है वो एक सेंटेंस में है और दूसरे सेंटेंस में भी वही ये कंसेप्ट है डिस्कस हो रही है, तो उन दोनों के बीच में कोई तो रिश्ता है। ये रिश्ता जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक छोटा सा 2 सेंटेंस का ब्लॉक। ठीक है, जैसे वो ब्लॉक बन जाता है हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो आइदर आगे पीछे आने वाले हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। अभी के लिए रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन, एक ही कंसेप्ट का 2 बार यूज़ होना, आप इसे रिपीटेशन के तौर पे भी समझ सकते हो। दूसरा होता है कनेक्टर। ये ऐसा रिश्ता है जो आपको बहुत बार सुनाई देने पड़ेगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारी मतलब ऐसे दोस्त रही हैं। ठीक है, और जब भी हमारा मतलब ऐसा होता है कि इमोशनल कनेक्ट बन जाता है तो सामने वाली बंदी बड़े प्यार से कहती है, आई रियली लाइक यू शुभम बट एज अ फ्रेंड। तो ये जो बट है ना, ये हमारी ज़िंदगी में ये कनेक्टर है 2 बहुत ही वाहियात चीज़ों का। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे ये रिश्ता, ये बट वाला रिश्ता बहुत काम आएगा। तो बट ऑल्सो, ऑन अदर हैंड, फर्दर, वेयर एज, ये सारे जो कनेक्टर्स हैं ना ये अलग रिश्ते बनाते हैं। अब जैसे हम कह रहा हूँ कि बट हमें क्या बताता है कि पहले कुछ हो रहा था, एग्जैक्टली अपोजिट उसके उसके बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटेंस है जिसके अंदर ये जक्स्टापोजिशन बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर लिया। जक्स्टापोजिशन का मतलब है एक जगह पे और दूसरी जगह को जो उल्टे हैं एक साथ दिखाना, ताकि आप उसके अंदर का डिफरेंस एक साथ देख पाओ। तो जब बट हम यूज़ करते हैं तब हम दोनों को ऐसा सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटेंस में कुछ हो रहा था और दूसरे सेंटेंस में कुछ और हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा रिश्ता है। और तीसरा रिश्ता मेरा है प्रोनाउंस का। देखो, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार वो तो बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन आपको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो वो शब्द है जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंग्लिश की ग्रामर की किताब में आपको ये एक अनस्पोकन रूल दिखेगा कि पहला सेंटेंस जो होता है उसमें नाउन का पूरा प्रयोग होता है, वरना आप बन जाओगे रोहित शर्मा कि यार ये जो वो था ना वो वहाँ हो गया।
ठीक है, हमें रोहित शर्मा नहीं बनना, हमें क्या बनना है कि पहले सेंटेंस में नाउन होता ही है, उसके बाद आप उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हो ताकि सामने वाले को कॉन्टेक्स्ट बना रहे। देखिए, रोहित शर्मा की बातें सब समझ पा रहे हैं, हमारी बातें कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम पहले नाउन यूज़ करते हैं फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक कनेक्ट, ये मेरा तीसरा रिश्ता है नाउन और प्रोनाउन का। अगर ये 3 कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ तक आपको रिश्तेदारी समझ में आई है, अब उनको निभाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ आज आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको हर जगह जहाँ पे भी कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो, वहाँ काम आएगा। देयर आर ऑलवेज 3 पार्ट्स ऑफ एनी थिंग दैट यू मेक। द फर्स्ट इज कंटेक्स्ट, द सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड द थर्ड इज रिजोल्यूशन और कंक्लूजन। कभी भी देखना, कोई भी नाटक स्टेक एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3 में होता है, उसमें यही होता है कि पहले में हम कंटेक्स्ट दे देते हैं, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सेकेंड वाले में हम कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं कि भाई इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, और लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं स्टोरी को। ये जो है ये हर सेंटेंस के पार्ट में भी हो सकता है, या फिर 3 सेंटेंसेस मिल के ये पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पैराजंबल के केस में ऐसा होता है अक्सर कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस का कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, और अगला जो सेंटेंस है वो पिछले सेंटेंस का कंक्लूजन होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जिस सेंटेंस की मैं बात कर लूँ, समझ लो 1, 2, 3 एंड 4 आर द नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट आई हैव। ठीक है, लेट्स से कंटेक्स्ट इज गिवन बाय सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 का अगर कंटेक्स्ट है और सेंटेंस नंबर 4 में उसे आगे एक्सप्लेन किया गया है या फिर कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। ठीक है, ये अगर 2 चीज़ें हुई हैं, हो सकता है सेंटेंस नंबर 2 सेंटेंस नंबर 3 का कंटेक्स्ट बने। ठीक है, और एक टाइप का फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो इसे सोच के देखिए। एक होता है कॉज, एक होती है सिचुएशन और एक होता है इफेक्ट। ठीक है, समझ लीजिए आपने फुटबॉल को लात मारी। ठीक है, ये हो गया कंटेक्स्ट। वो फुटबॉल सीमेंट का था, ये हो गई सिचुएशन। और उसके बाद आपका पैर टूट गया, ये होता है इफेक्ट। ये हर सेंटेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो, रिश्तेदारी तो इन सब में है, लेकिन वो रिश्तेदारी इस फॉर्मेट में बैठती है। ये फॉर्मेट आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से सेंटेंस का कंटेक्स्ट है या फिर कॉज है, और कौन सा सेंटेंस कौन से सेंटेंस की सिचुएशन हो सकता है या फिर इफेक्ट बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक का अगर समझ गया तो हमने रिश्तेदारी भी समझ ली और अब रिश्ते भी समझ लिए। अब करेंगे हम इन दोनों को मर्ज और हम पैराजंबल का जो जंबल है उसको सॉर्ट कर देंगे। इसमें सिर्फ एक चाबी बची है, फिर ये सारा खुल जाएगा। ठीक है, वो चाबी है एक सेंटेंस जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, वो खुद सबका कंटेक्स्ट है, जिसे हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ पैराजंबल। अगर आपने ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया जिसके लिए कोई कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंटरडिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं है बिफोर दैट सेंटेंस, तो हमारा आंसर आ गया। कैसे, बताता हूँ। पहला, अगर आपने ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया जिसके पहले कुछ नहीं आता, वहीं से सब शुरू होता है, वही ओरिजिन स्टोरी है इन सारी फैमिलीज़ की, तो वहाँ पे आपका पहला सेंटेंस है वो आप रख दोगे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब 3 जगहें खाली हैं, 4 सेंटेंसेस का हमारा सॉल्यूशन था, एक हमने भर दिया। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी छोटे से ब्लॉक की, वो ब्लॉक जो है ना अब सिर्फ 2 जगह पे आ सकता है, या तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे या तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे। ठीक, तो जैसे ये ब्लॉक पोजीशन हो जाती है, आपको कंटेक्स्ट की वजह से उस ब्लॉक के अंदर में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा तो समझ गया। उसके बाद सिर्फ एक की जगह बचती है जहाँ पे बचा हुआ सेंटेंस चला जाएगा और पैराजंबल डन हो जाएगा। इसके लिए चलिए अभी एक एग्जांपल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर कैट का है, और आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये जो सर मैंने बातें करी हैं हवा में, थोड़ा सा एक ग्राउंड रियलिटी में आपको समझ आ जाए। तो ये एक पैराजंबल है कैट 2023 स्लॉट 3 का, और इसमें ना वो सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो पहले तो सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिश्तेदारी दिखाता हूँ इन सब की। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज वीना सहजवाला
a materials scientist at University of New South Wales, believes that there is a new way of solving this problem. Her vision is for automated drones and robots to pick out components, put them into small furnace, and smelt them at specific temperature to extract the metals one by one before they are sent off to manufacturers for reuse. E-waste contains huge quantities of valuable metals, ceramics, and plastics that could be salvaged and recycled. Although currently not enough of it is, she plans to build microfactories that can tease apart the tangle of materials in mobile phones, computers, and other e-waste. तो हमें सबसे पहले हमें हमको ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, राइट, इसी में आपका आंसर है। ये 4 ब्लॉक्स के हमें नंबर बताने हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। तो चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं कि वीना सहजवाला इज अ मटेरियल साइंटिस्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, बिलीव्स देयर इज अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ मेरा फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया। तो अब सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इसका यार पहले कुछ कंटेक्स्ट होगा, कौन सा प्रॉब्लम की हम बात करें, तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड, हर विजन, अगेन यहाँ पे उनका विजन आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जहाँ पे हमने वीना जी की बात करी है, हम उनके बारे में बात करें क्योंकि अंडरस्टूड है। हर विजन मतलब वीना जी का विजन। अब वीना जी का विजन अगर उसके पहले आने वाला है तो वीना जी का डिस्कशन उसके पहले आने वाला होगा। जैसे मैंने बोला ना, नाउन आएगा, रोहित शर्मा नहीं बनना है, राउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा। तो हमें सेकेंड सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब थर्ड वाले पे आते हैं। ई वेस्ट कंटेन्स ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स, ceramics and plastics that could be salvaged and recycled, although currently not enough of it is। यार जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है ये सेंटेंस अपने आप में स्टार्ट कर सकता है, ये कंटेक्स्ट दे रहा है, लेकिन इसको अभी के लिए ना स्क्वायर करके रख देते हैं, आएंगे इस पे वापस। अब देखो चौथा सेंटेंस, मुझे पता चल गया कि मेरा तीसरा सेंटेंस ही फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ही मेरा ये आ गया, शी प्लान्स टू बिल्ड। अब अगर मुझे शी वाला सेंटेंस यूज करना है तो पहले मुझे वीना जी की बात करनी पड़ेगी, तो वीना जी तो फर्स्ट सेंटेंस है नहीं, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया? 3, ठीक है। अब 3 पे अब ये सारी चीज़ें हटा दूंगा मैं क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं, है ना। फर्स्ट सेंटेंस मेरा आ गया। अगला काम क्या है मेरा? ब्लॉक्स बनाना। अब मेरे पास ना एक ऑब्वियस सा ब्लॉक है, ये देखो शी, मैंने प्रोनाउन यूज़ कर रखे हैं ना, शी, हर, ये वीना जी के लिए यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस के बाद ही बाकी सब आने वाले हैं, तो आई डोंट नीड टू इवन थिंक अबाउट इट, आई जस्ट हैव टू राइट 1 एज द सेकेंड ऑप्शन। बाकी दोनों सेंटेंस में प्रोनाउन है, पहले वाले में नाउन है, तो मुझे पहला वाला पहले डालना पड़ेगा, तो मेरा आधा आंसर आ गया 3-1। अब 4 और 2 में से कौन सा पहले आएगा, दोनों एक बार देख लेते हैं। हर विजन इज फॉर ऑटोमेटेड ड्रोन्स एंड रोबोट्स टू पिक आउट कंपोनेंट्स, put them into small furnace and smelt them at specific temperature to extract the metals one by one before they are sent off to manufacturers for use। ठीक है, प्रोसेस क्या है उनकी वो बता दी उन्होंने। अब चौथे में क्या बोल रहे हैं? She plans to build microfactories that can tease apart the tangle of material in mobile phones। अब देखो मैंने आपको ना कंटेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वाली बात बताई थी। कंटेक्स्ट क्या है कि हमें ना इनको अलग अलग करना है मोबाइल का मटेरियल से, राइट। मोबाइल का अदर ई वेस्ट आ रहा है, उनमें से अलग अलग करना है, तो ये अलग अलग कैसे करेंगे यहाँ पे बताया हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरा कंटेक्स्ट है और यहाँ पे मेरा कंक्लूजन है कि मैं कैसे करूँगा, मुझे करना क्या है और करना कैसे है, ये दो चीज़ हमें बताई गई है। तो पहले क्या करना है और फिर कैसे करना है। तो आंसर हमारा सिंपल आ गया 3-1 4 2। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा इजी हो गया, डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, बहुत सारे क्लासेस ने इस पैराजम्बल को क्लासीफाई कर रखा है बहुत ही डिफिकल्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सम कंपनी लीडर्स आर बेसिंग देयर डिसीजंस ऑन लोकेटिंग ऑफिसेस टू फॉस्टर इनोवेशन एंड ग्रोथ एज देयर बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेंटर्स सफर्ड द ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी लॉसेस व्हेन देयर कम्यूट्स ग्रीव लॉन्गर। Shorter commutes support innovation by giving employees more time in the office and greater opportunities for in-person collaboration while removing the physical strain of a long commute. This is not always the case. Remote work does not automatically lead to greater creativity and productivity, as office water cooler conversations are also very important for innovation. Some see the link between long commutes and productivity as support for work from home scenarios, as many workers have grown accustomed to their commute free arrangements during the pandemic. Okay, so the first that we have discussed कि पहला सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है। चलो देखते हैं। तो पहले सेंटेंस में बोल रहा है सम कंपनी लीडर्स आर बेसिंग देयर डिसीजंस ऑन लोकेटिंग ऑफिसेस
as their best performing inventor suffered from greatest productivity lost when their commutes grew longer. मेरा सबसे पहला डाउट ये है कि देखो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है, some, who, which ones, so I don't know. तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट सेंटेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको रोक के रखा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट सेंटेंस हो लेकिन मैं रोक के रखा हूँ. Second, shorter commute supports innovation by giving employees more time in the office and greater opportunities for in-person collaboration while removing the physical strain of a long commute. Okay, this can be, ठीक है ना, इसमें कोई pronoun कोई relation कुछ नहीं दिख रहा मुझे. This looks doable और ये मैं सोच रहा हूँ कि सही हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. This is not always the case. ये तो यही समझ गया. दिस इज नॉट ऑलवेज द केस से ही बोल रहे हैं कि यार पहले कोई तो केस होगी तभी तो वो नहीं है, तो ये तो नहीं है, ठीक है. चौथे पे आ जाते हैं. सम सी द लिंक बिटवीन लॉन्ग कम्यूट्स एंड प्रोडक्टिविटी एज सपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज एज मेनी वर्कर्स हैव गॉन अकस्टम्ड टू देयर कम्यूट फ्री अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग पैंडेमिक. यहाँ पे भी मेरा वही पॉइंट है कि यहाँ पे अगर सम आ रहा है तो हम किसी की तो बात कर रहे होंगे, ये कहाँ कोई तक है कंटेक्स्ट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी फोर्थ वाला मुझे नहीं लगता कि होगा, तो हमारे पास एक ही सिनेरियो बचता है जो कि है 2. अभी के लिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट है, ठीक है. एक और चीज़ हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, देखो एक बात हुई है कि प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग कम्यूट का जो लिंक है ये सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है फॉर वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज. तो जब हम ये बोल रहे हैं क्योंकि वर्कर्स ना मतलब आदत हो गई है उनको कम्यूट फ्री अरेंजमेंट्स की, तो ये और तीसरे नंबर का कि दिस इज नॉट ऑलवेज द केस रिलेटेड लग रहा है. देखो यहाँ पे हम दे रहे हैं चौथे वाले सेंटेंस में हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का रीज़न बताते हैं घर से काम करने का, लेकिन हमेशा ये केस नहीं होती. रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एज ऑफिस वाटर कूलर कन्वर्सेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन. तो 4 के बाद 3 आ रहा है, ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉक तो बन गया, ठीक है. अब मेरे पास सिंपल सा काम है, क्या बनता है, 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो 2 4 3 1 या फिर 2 1 4 3. यही 2 ऑप्शन बनते हैं ना भाई, इसके बाद तो नहीं हो रहा कुछ. तो अब बताओ मुझे कि अगर मैं सेकंड वाला देख रहा हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टर कम्यूट इनोवेशन को सपोर्ट करता है by giving employees more time in office and greater opportunities for in-person collaboration while removing the physical strain of long commute. यहाँ पे हम शॉर्ट कम्यूट वर्सेस लॉन्ग कम्यूट की बातें कर रहे हैं, ठीक. यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट दे रहे हैं शॉर्ट कम्यूट वर्सेस लॉन्ग कम्यूट का. अब पहले सेंटेंस में कंपनी लीडर्स डिसीजन को बेस कर रहे हैं लोकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ what their best performing innovators suffered from greatest productivity is lost, ठीक है. तो ये कम्यूट का ही डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब हम शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं फॉर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ जाके उनके डिसीजन का अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि दिस इज माई कंटेक्स्ट एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दैट कंटेक्स्ट, राइट. और उसके बाद हम अगला डिस्कशन यहाँ बना रहे हैं जहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं, केस दे रहे हैं फॉर रिमोट वर्क, और उसके बाद हम उसको डिटैच कर रहे हैं देके कि दिस इज नॉट द केस एज वेल. जहाँ तक लॉजिक की बात हो रही है तो ये वाले ऑप्शन ही सही है. 2 1 4 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप ये समझ में आया हो. आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा. और माफ़ करना बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अब से वीडियोज़ आएंगे, रेगुलरली आएंगे, क्योंकि हमें भी कैट देनी है, आपको भी मदद करना है कैट देने में, तो बढ़िया से करेंगे. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार आरसी वाला वीडियो भी देख ही लो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, और सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. आपसे अगली बार मुलाकात होती जब आप मेरे वीडियो पे क्लिक करेंगे. तब तक के लिए हैप्पी प्रिपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट.